हेलो। आज का टॉपिक है स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी। इसे स्प्रेंजल शोल्डर भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने विंगिंग ऑफ स्कैपुला डिटेल में देखा था और अब स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी देखते हैं। देख लो, इसमें हिस्ट्री देखेंगे, डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी, कॉजेस, स्टेजेस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट इसका हिस्ट्री देखते हैं। इट इज़ नेम्ड फॉर जर्मन सर्जन ऑटो स्प्रेंजल हु डिस्क्राइब इट इन 1891। तो जो जर्मन सर्जन थे ऑटो स्प्रेंजल, उनके नाम पर से इसका नाम रखा गया। ओके, इन्होंने फर्स्ट इसको डिस्क्राइब किया था, इनके नाम पर से इसका स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी नाम रखा गया। इंट्रोडक्शन देखते हैं। Sprengels deformity is a rare congenital skeleton abnormality where a person has one shoulder blade that sits higher on the back than the other। तो इसमें क्या होता है, रेयर कंजेनिटल यानी बाय बर्थ ही होने वाला ये स्केलेटल एबनॉर्मलिटी वाला डिफॉर्मिटी है, जिसमें एक स्केपुला क्या होगा, हाई पोजीशन पे होगा, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होगा। नॉर्मली स्केपुला देखो इस तरह से होता है। देखो इस तरह दोनों एक लेवल पे होते हैं और ये T2 से इसका जो ये सुपीरियर एंगल आता है, ओके, सुपीरियर एंगल वाला जो पार्ट आता है वो T2 पे आता है इसको, और जो ये इन्फीरियर एंगल आता है वो T7 पे आता है। तो T2 से T7 तक ये स्कैपुला, थोरासिक की T2 वर्टिब्रा और थोरासिक की T7 वर्टिब्रा तक स्कैपुला होता है, नॉर्मल पोजीशन इसकी। पर इसमें स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी में क्या होगा, ये नॉर्मल पोजीशन पे नहीं रह के, ये नॉर्मल लेवल पे नहीं रह के एक स्कैपुला हाई होगा। जैसे कि एक स्कैपुला यहाँ पे है और एक स्कैपुला यहाँ पे होगा, इस तरह हायर पोजीशन पे होगा। तो ये क्या है, एबनॉर्मल। ओके, एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है। तो इस तरह स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी में होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई स्कैपुला। ओके, इसको अलग नाम हाई स्कैपुला से भी जाना जाता है और स्कैपुलर हाइपोप्लासिया नाम से भी जाना जाता है। The deformity is due to a failure in early fetal development where the shoulder fails to descend properly from the neck to its final position। तो इसमें क्या होगा, अर्ली फीटल डेवलपमेंट, जब मदर के वूम में फीटल होता है, उसका डेवलप होता है, तो ये जो स्कैपुला है वो अपने नेक से जो नीचे की ओर आना चाहिए वो वहाँ पे नहीं आता है। फाइनल पोजीशन उसकी ऊपर हायर ही रह जाती है, अपनी फाइनल पोजीशन में नहीं आता है। तो ये डिफॉर्मिटी फीटल जो डेवलप होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है। डेफिनेशन देखते हैं। स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी इज़ अ रेयर कंजेनिटल एनोमली विच अराइज फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल कॉर्डल माइग्रेशन of the scapula and is characterized by elevation and medial rotation of the scapula। तो इसमें क्या होगा, रेयर कंजेनिटल यानी बाय बर्थ ही देखने को मिलता है और बहुत ही रेयर है ये। पर इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल कॉर्डल माइग्रेशन, जो नीचे की ओर आना चाहिए स्कैपुला, वो नीचे अपने प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आता है और हाई ही रह जाता है। तो कई बार ये एलिवेशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, एलिवेशन यानी ऊपर की ओर रहेगा और इसका थोड़ा मीडियल रोटेटली हो जाता है। तो इस तरह से ये स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी इसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी देखते हैं। एज, तो मोस्ट नोटिस एट बर्थ, हमने देखा ये बाय बर्थ ही, मतलब फीटल जब डेवलप होता है मदर के वूम में तो वहीं से होता है, तो मोस्टली ये बर्थ के टाइम पे नोटिस किया जाता है। जेंडर,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल दोनों में इक्वली होता है। साइड, तो लेफ़्ट साइड बहुत ही कॉमन है कंपेयर टू लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड बहुत यानी मोर कॉमन है। राइट साइड में रेयरली होता है, पर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और बायलैटरली ओनली इन 10%। दोनों साइड हाई स्कैपुला रहा, ठीक है, दोनों साइड इस तरह से हाई स्कैपुला रहा, वो बहुत ही यानी बायलैटरली रहेगा, ये 10% ही केसेस में देखने को मिलता है। ज़्यादातर वन साइड ही हाई स्कैपुला होता है। कॉजेस देखते हैं। कॉजेस में आएगा डेवलपमेंटल डिसरप्शन। तो डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो एक रीज़न है। द प्राइमरी कॉज इज डिसरप्शन इन द स्कैपुलास नॉर्मल माइग्रेशन ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट। तो प्रॉपर पोजीशन में नहीं आता है, ऊपर ही हाई रह जाता है, डेवलपमेंट होता है तभी। तो ये एक रीज़न हो गया। जेनेटिक फैक्टर्स अगर फैमिली में किसी को है तो, या जेनेटिक फैक्टर एक्चुअल में अभी तक इसकी कोई प्रॉपर वो सर्वे में आया नहीं है, पर कुछ ऐसा मानते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये हाई रह जाता है। ओके, दूसरी एसोसिएटेड कंडीशन देखते हैं। स्प्रेंजल शोल्डर कैन बी एसोसिएटेड विथ अदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग Klippel-Feil syndrome, a condition affecting the cervical spine। ठीक है, तो ये क्लिपल-फेल सिंड्रोम क्या है, ये सर्वाइकल स्पाइन जो होती है उसको अफेक्ट करता है। इसमें फ्यूजन हो जाता है, ओके, स्कैपुला का सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रा के साथ फ्यूज हो जाता है कई बार, तो इसे क्लिपल फेल सिंड्रोम कहते हैं। स्कोलियोसिस, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। देखोगे आप कि स्पाइन का जो कर्वेचर है वो एस शेप का होगा, तो उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। रिब एनोमलीज, तो एबनॉर्मलिटीज होगा रिब्स में। कई बार क्या होता है, रिब्स का जो प्रॉपर अटैचमेंट होता है वो नहीं रहता है, तो ये रिब एनोमलीज भी देखने को मिलता है, एबनॉर्मलिटीज होता है रिब्स में। ओमोवर्टिब्रल बोन, अ फाइब्रस और बोनी कनेक्शन बिटवीन द स्कैपुला एंड सर्वाइकल स्पाइन। तो स्कैपुला जो होता है वो नॉर्मल अटैच नहीं होकर T2 से T7 लेवल पे नहीं रहकर जो सर्वाइकल स्पाइन जो होती है, ओके, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वहाँ पे ये स्कैपुला अटैच हो जाता है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वहाँ पे वो बोनी कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसे ओमोवर्टिब्रल बोन कहते हैं, जहाँ पे ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट होता है स्कैपुला, उसे ओमोवर्टिब्रल बोन कहते हैं। मोस्टली C5 C6 से कनेक्ट होता है। ठीक है, C5 C6 से ये कनेक्ट होता है, तो इसे ओमोवर्टिब्रल बोन कहते हैं। नॉर्मल कहाँ पे होना चाहिए, T2 T7 वाले लेवल पे होना चाहिए। स्पाइना बाइफिरा, अ बर्थ इफेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइना बाइफिरा में हमने न्यूरो के टॉपिक में डिटेल में देखा ही है। इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर जो आर्च वर्टिब्रा होती है, पोस्टीरियर आर्च वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती है, तो वहीं से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर आ जाता है, तो इसे स्पाइना बाइफिरा कहते हैं। ये सब इससे ही एसोसिएटेड कंडीशन है स्पेरेंशियल डिफॉर्मिटी से। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, द स्कैपुला नॉर्मली डेवलप्स फ्रॉम द डर्मोमायोटोम, अ रीजन दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू लिम्ब डेवलपमेंट। तो स्कैपुला नॉर्मली डेवलप होता है वुम में। इट अपीयर्स ड्यूरिंग द 5th week of gestation and descend to its final position between the 2nd and 8th dorsal vertebra by 12 weeks। तो सेकेंड से जो 8 वर्टिब्रा तक जो आता है फाइनल पोजीशन में, वो 12 वीक के टाइम पे आ जाता है। ठीक है, स्कैपुला जो है वो 12 वीक के टाइम पे मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है।
स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी अराइजेज फ्रॉम अ फेलर ऑफ दिस कॉर्डल डाउनवर्ड माइग्रेशन ऑफ द स्कैपुला ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड। तो कभी कभार इस टाइम पे ये नहीं आया नॉर्मल अपनी नीचे वाली डाउनवर्ड पोजीशन पे, तो ये हाई रह जाता है, तो इसे स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी अराइज होती है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्या होगा, आप मतलब ये हाई स्कैपुला है तो आपको क्या देखना है पेशेंट में कि वो देखते हैं। तो देखोगे आप तो एलिवेटेड स्कैपुला दिखेगा आपको। द अफेक्टेड स्कैपुला इज पोजीशन हायर देन द नॉर्मल रिजल्टिंग इन अ नोटिसेबल एलिवेशन ऑफ द शोल्डर। और जो आप शोल्डर देखोगे, ओके, एक प्रॉपर मतलब ये जो पेशेंट का जो शर्ट होता है उसको रिमूव करके फिर आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखोगे पोस्टीरियरली कि एक स्कैपुला हाई है और उसका जो शोल्डर का लेवल है वो भी एलिवेटेड होगा, जिस तरफ हाई स्कैपुला होगा उस तरफ। कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। द कंडीशन ऑफन क्रिएट्स एन असिमेट्री इन द बैक एंड शोल्डर्स लीडिंग टू कॉस्मेटिक कंसर्न। तो इसमें क्या होगा, जो प्रॉपर कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी मतलब एक प्रॉपर जो शेप दिखना चाहिए ना, उससे एक अलग ही टाइप का दिखेगा। ओके, असिमेट्री, दोनों लेवल सेम नहीं होंगे तो इसे असिमेट्री कहते हैं। तो इस तरह कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। लंप एट द बेस ऑफ द नेक, वहाँ पे आप देखोगे वो ऊपर हायर पोजीशन पे तो आपको लंप जैसा दिखेगा। ओके, एलिवेटेड स्कैपुला कैन कॉज द पाल्पेबल लंप एट द बेस ऑफ द नेक। आप मतलब उसको पाल्पेट करके भी देखोगे, लंप आपको फील होगा। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, स्प्रेंजल शोल्डर कैन रिस्ट्रिक्ट द शोल्डर अबडक्शन रेजिंग द आर्म अबव द हेड एंड अदर मूवमेंट्स। तो स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी जो है, स्कैपुला जो होता है उसके साथ शोल्डर की मूवमेंट होती है, ठीक है, स्कैपुलोहुमरल रिदम कहते हैं जिसे। तो अगर यही रिस्ट्रिक्टेड है, स्कैपुला की मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्टेड है, हायर पोजीशन पे है, एबनॉर्मल है, तो क्या होगा, शोल्डर जो मूवमेंट होती है, अबडक्शन है, फिर रेजिंग अबव हैंड यानी ऊपर हाथ जो ले जाते हो, तो वो सब मूवमेंट में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, डिफ़िकल्टी होगी। Underdeveloped or malrotated scapula. The scapula may be smaller than the normal. Dysplastic or rotated abnormally. तो अंडरडेवलप मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्कैपुला प्रॉपर जो डेवलप होना चाहिए वैसा डेवलप नहीं होता है और स्मॉलर हो जाता है, नॉर्मल जो होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है, और कई बार एबनॉर्मली रोटेट हो जाता है। ओके, प्रॉपर जो रहना चाहिए वैसा नहीं होके ज़्यादातर मीडियली रोटेट हो जाता है। ओमोवर्टिब्रल बोन, इन सम केसेस अ बोनी और कार्टिलेजिनस कनेक्शन बिटवीन ओमोवर्टिब्रल बोन में एग्जिट बिटवीन द स्कैपुला एंड द सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्दर लिमिटिंग मूवमेंट। तो कई बार ये नॉर्मल मतलब नहीं अटैच होके ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ जो कनेक्ट हो जाता है स्कैपुला, उसकी वजह से भी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। ओके, एसोसिएटेड एनोमलीज, स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी कैन बी एसोसिएटेड विद अदर मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज सच एज क्लिपल फेल सिंड्रोम, स्कोलियोसिस और रिब एनोमलीज। ये हमने ऊपर ही देखा कि ये सब कंडीशन में एसोसिएटेड है स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी। अब देखो इसका ग्रेड दिखाया, इसमें बताया है कि 4 ग्रेड में इसको डिवाइड किया है। क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिफॉर्मिटी एंड द डिग्री ऑफ एलिवेशन ऑफ द शोल्डर। तो इसे 4 ग्रेड में डिवाइड किया है कि कितना सिवियरिटी है उसके ऊपर से। तो ग्रेड 1 में क्या होगा, ये बहुत ही वेरी माइल्ड है, माइल्ड देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलेगा इसमें। शोल्डर क्या होगा, जॉइंट लेवल पे ही रहेगा,
डिफॉर्मिटी नॉट विजिबल विथ पेशेंट रेस्ट। आप देखोगे तो ये डिफॉर्मिटी पेशेंट में उतनी विजिबल नहीं रहेगी, बहुत ही माइल्ड होता है ये। ग्रेड 2 में क्या होगा? ग्रेड 2 में शोल्डर जॉइंट लेवल और नियरली लेवल, तो शोल्डर से थोड़ा नियरली लेवल पे रहेगा। डिफॉर्मिटी विजिबल विथ पेशेंट रेस्ट, ठीक है, ये डिफॉर्मिटी आपको क्लियरली विजिबल दिख रही है। ग्रेड 3 में क्या होगा? मॉडरेट टाइप का है ग्रेड 3। शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट एलिवेट 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शोल्डर एलिवेट कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे एलिवेट है। और द डिफॉर्मिटी इज़ इजीली विजिबल, डिफॉर्मिटी भी इजीली विजिबल हो रही है और शोल्डर जो होगा 2.5 सेंटीमीटर जितना एलिवेट हो जाएगा। और इसमें देखो कितना सीवियर दिख रहा है। ग्रेड 4 शोल्डर एलिवेट सुपीरियर एंगल द ऑफ द स्कैपुला द ऑक्सीपुट लेवल, ठीक है। ऑक्सीपिटल जो लेवल है यहाँ पे ऑक्सीपिटल, वहाँ तक ये स्कैपुला देखने को मिलता है। स्कैपुला जो होता है नियर ऑक्सीपुट के पास देखने को मिलता है। अब डायग्नोसिस देखते हैं। एक्सरे प्रोवाइड्स अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर्स एंड कैन कंफर्म द एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। तो एक्सरे में जब देखोगे तो आपको नॉर्मल दिख जाएगा कि स्कैपुला नॉर्मल पोजीशन से नहीं है, एक हाई है। सीटी स्कैन offers a more detailed view of the bone and surroundings of the tissue including the omovertebral bone and can help assess the associated spinal abnormalities। तो जो ओमोवर्टिब्रल बोन है वहाँ पे कई बार फाइब्रस C5 C6 है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उससे नहीं अटैच होके कई बार वहाँ पे जो लिगामेंट्स या फाइब्रस जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे अटैच हो जाता है, तो वो सीटी स्कैन में क्लियरली विजिबल है। अब MRI में क्या देखेंगे? कैन बी यूज्ड evaluate muscle cartilage and other soft tissue involvement in the shoulder region। तो मसल कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू जो इन्वॉल्व है वो MRI में दिखेगा। ट्रीटमेंट में क्या दोगे? देखो ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इन माइल्ड केसेस फिजिकल थेरापी एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कैन हेल्प मेंटेनिंग रेंज ऑफ मोशन। तो माइल्ड केसेस होता है उसमें क्या होता है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हो जाता है, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़्यादा सीवियर है तो सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ता है। सर्जिकल प्रोसीजर देखो, सच एज द पुटी procedure may be used to detach and lower the scapula, improve shoulder function and address the cosmetic concern। तो ये पुटी प्रोसीजर जो होता है उसमें क्या करते हैं, स्कैपुला जो होता है उसको नॉर्मली मतलब नीचे की ओर डिटैच किया जाता है जिससे शोल्डर का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल हो जाएगी शोल्डर की और जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है वो भी अच्छा दिखेगा। अब फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में क्या करेंगे? इम्प्रूविंग स्कैपुलर स्टेबिलिटी, जो स्कैपुला के मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करेंगे, मोबिलाइजेशन देंगे, ठीक है। तो ये सब इसमें करना है। एक्सरसाइज एंड मैनुअल थेरापी कैन हेल्प स्ट्रेंथन द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर stabilizing the shoulder blade scapula, which can improve posture and reduce scapular winging where the scapula protrudes away from the back, a common symptom of स्पेरेंजियल डिफॉर्मिटी। तो ये जो स्टेबिलाइजिंग जो स्कैपुला के मसल्स है उसी को आप स्ट्रेंथनिंग करोगे तो स्कैपुलर स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। एड्रेसिंग पेन, तो इसमें टेंस यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड, थर्मोथेरेपी कैन हेल्प मैनेज पेन एसोसिएटेड विथ स्पेरेंजियल डिफॉर्मिटी। कई बार क्या होता है ये जो एबनॉर्मलिटी की वजह से कई बार शोल्डर में और स्कैपुलर रीजन में पेन देखने को मिलेगा, तो ये टेंस ये सब मॉडलिटीज आप यूज़ करोगे। हमने देखा ऊपर लंप भी देखने को मिलता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल रहता है और थर्मोथेरेपी भी हेल्पफुल रहता है, तो उससे पेन रिड्यूस होगा।
Restoring range of motion. Stretching and mobilization exercise can help improve the range of motion of the shoulder joint, which may be restricted due to elevated scapula and muscle imbalances. तो स्ट्रेचिंग दे सकते हो आप, ठीक है। मोबिलाइजेशन की भी टेक्निक होती है स्कैपुला की, जिसमें साइड लाइन पोजिशन में दिया जाता है स्कैपुला को, वो मोबिलाइज किया जाता है। तो वो सब भी आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा, नॉर्मल जो रेंज होगी वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सच एज शोल्डर श्रग्स, rotation, push-ups can help build muscle strength and support the shoulder joint, contributing to improve function, ठीक है। शोल्डर श्रग, रोटेशन, शोल्डर के जितने मूवमेंट है, स्कैपुला की मूवमेंट है, तो वो आप करवाओगे। इसमें स्ट्रेंथनिंग में आप थेराबैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए, जिससे ये जो इनका स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगा। तो ये था स्पैन्जल डिफॉर्मिटी। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।